हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटिकल साइंस की वो सीरीज जिसका आपको था इंतजार। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज हैं जो आपके सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आज के जो क्वेश्चंस हैं जो इसमें मैंने डाले हैं आपके क्वेश्चंस, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, यानी सबसे ज्यादा जो है ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से जो है सभी आ जाइए और देखते हैं हमारे वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आज के इस सेशन में होने वाले हैं। तो उससे पहले हम जो है अपना थोड़ा उद्गम बैच के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो उद्गम बैच है ये, ठीक है, जो कि मैंने बताया है ऑलरेडी, आप जानते ही हैं 28 फरवरी से ये लॉन्च हो चुका है। हमारा जो एप्लीकेशन है आपको गुरुकुल माइंड के नाम से, आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन से, अपने iOS जो भी आपके पास अवेलेबल है उस पर इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जो है आप रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद जो है आप अपने कोर्स को देख सकते हैं। हमारा कोर्स लाइव हो चुका है, ठीक है। ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, आप लॉन्च नहीं कर पा रहे हो, सॉरी इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8882608880 पर। और साथ ही हमारा जो है आप वेबसाइट विजिट करके हमारे जो लेक्चर्स हैं, कुछ लेक्चर्स फ्री दिए जाते हैं, वो भी आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है, जो है आपका www.gurukulmind.com पे, ठीक है। वहीं हम बात करें अपने कोर्स के बारे में, तो कोर्स जो है, कोर्स के जो फीचर्स हैं हमारा जो कोर्स है वो बाइलिंगुअल है, यानी उसमें बाइलिंगुअल फैकल्टीज जो हैं आपको पढ़ाने वाली हैं, यानी कि जो फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी वो दोनों लैंग्वेजेस में अपने लेक्चर को डिलीवर करेंगी। साथ ही अगर हम बात करें इसमें जो है हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और साथ ही जो डोमेन सब्जेक्ट है जो भी आप चूज करना चाहते हैं और जो भी हमारे पास अवेलेबल सब्जेक्ट हैं उनमें आप जा सकते हैं, उनको अलग अलग से भी हमारे इसमें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही हमारा जो कंटेंट रहेगा, बहुत सारा जो कंटेंट होता है अगर आप कहीं से भी लेते हैं वो या इंग्लिश में मिलता है या हिंदी में, हमारा जो कंटेंट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज वो भी जो है दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए अब हम सीधे आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड इंडियाज रिफ्यूजल टू साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन टेरिटरी यानी ट्रीटी, ठीक है, एनपीटी जिसको बोला जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। तो है क्या, सबसे पहले मैं आपको एनपीटी के बारे में बता देता हूं कि एनपीटी है क्या। देखिए, परमाणु अप्रसार संधि जो है, जो हमारी 5 महाशक्ति हैं, जिनको हम आज महाशक्ति का नाम जो है आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की जो भाषा होती है उसमें 5 बड़ी महाशक्ति या सुपर पावर कहा जाता है, ठीक है। उनके मस्तिष्क की एक ये उपज है कि उन्होंने कहा है कि जो हमने परमाणु का जितना प्रसार कर लिया है इसके बाद हम दूसरों को नहीं करने देंगे। ये एक जो है बीच का टोल निकाला और उसका नाम रखा है एनपीटी। उन्होंने जो है इसके पीछे तर्क दिया कि जो है अगर परमाणु का ज्यादा प्रसार होता है वो कहीं ना कहीं जो हमारा वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, संसार है, उसके लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, ऐसा मानना था 5 बड़ी महाशक्तियों का। और इसके साथ ही उन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर कराने स्टार्ट किए, जिसको इंडिया ने डिनाई किया कि भाई मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, ठीक है। उसके पीछे का जो रीजन है वो हम जो है ऑप्शंस में ढूंढने का प्रयास करेंगे, बाकी मैं जो है आपको बता दूंगा कि पीछे का रीजन क्या है। तो इट ऑपोज न्यूक्लियर एनर्जी, यह परमाणु ऊर्जा का विरोध करता था। क्या एनपीटी परमाणु ऊर्जा का विरोध करता था? इट वांटेड टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यह सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखना चाहता था। इट हैड एन अलायंस विद द सोवियत यूनियन, इसका सोवियत संघ के साथ गठबंधन था। इट वाज प्रेशर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट, इस पर संयुक्त अमेरिका का जो है दबाव था कि संयुक्त अमेरिका ने कहा कि मैं भाई मना मत करना भारत को। तो ऐसा तो था नहीं, अमेरिका तो चाहता ही था कि भाई नहीं तुम्हें करने हैं, आज भी अमेरिका चाहता है कि भाई एनपीटी पर साइन करो जल्दी से जल्दी, लेकिन भारत जो है डिनाई कर देता है हर बार। और अलायंस, सोवियत यूनियन के साथ अलायंस से एनपीटी का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि यह जो सामरिक स्वायत्तता है, भारत क्या था कि सामरिक स्वायत्तता अपनी बनाए रखना चाहता था। कहीं ना कहीं सामरिक जो स्वायत्तता होती है सबकी अपनी, उसको ये जो है कहीं ना कहीं खतरा पहुंचाता है आपका एनपीटी। भारत का मानना है कि ये जो 5 बड़े विकसित राष्ट्र हैं, ठीक है, जो आपके डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है, वेल डेवलप्ड है, वो कहीं ना कहीं जो विकसित होना चाहते हैं, जो विकासशील हैं, यानी जो डेवलपिंग है, अभी डेवलपिंग के फेज में, उनको कहीं ना कहीं जो है रोकने का प्रयास करता है कि हमें भी जो है न्यूक्लियर जो हमारा मटेरियल है उसकी हमें रिक्वायरमेंट रहती है, हमें अपने ऊर्जा संयंत्र को भी बढ़ावा देना है, हमें अपनी जो है स्ट्रैटेजिक जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है हमारी, कहीं ना कहीं हमें उसे भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो बहुत सारी चीजों का हवाला देते हैं भारत कहीं ना कहीं क्या कर देता है, वो
एनपीटी को रिफ्यूज कर देता है कि वह जो है इस पर साइन नहीं करूंगा, आई विल नॉट बी साइन टू दिस ट्रीटी। ओके, चलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा इसका बी। बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो विच इवेंट लेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन इन 1959? यानी ये कह रहा है 1959 में किस घटना के कारण भारत चीन संबंध बिगड़ गए थे। देखिए, भारत आजाद हुआ था, जानते हैं आप, 15 अगस्त 1947, और उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। पहले वो इंटरिम गवर्नमेंट होती है, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर, यानी कुल मिलाकर जो है स्टार्टिंग फेज से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू वो हमारे हेड होते हैं देश के एक तरीके से। ठीक है, यानी देश के रियल हेड, देश की जो पॉलिटिकल हेड है, राजनीतिक प्रमुख हमेशा रहे हैं लास्ट तक। लेकिन उनका मानना था कि जो है हम अपने पड़ोसियों के साथ संबंध खराब नहीं करेंगे। तो हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था वो स्टार्टिंग से ही चलता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति होती है, ठीक है, जो उसकी एक्सपेंसिव पॉलिसी होती है कि उसको एक्सपेंशन करना है, उसको विस्तार करना है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है भारत को फिर जो है पुश करने का प्रयास करने लगती है। कहानी ये होती है कि चाइना के पास एक क्षेत्र होता है जिसको तिब्बत कहते हैं। चाइना उसको वन चाइना का हिस्सा बताते हुए, यानी तिब्बत जो है वो वन चाइना का पार्ट है, उस पर जो है वो एक्सपेडिशन यानी उस पर आक्रमण या हमला कर देता है। वहां पे सैन्य कार्रवाई की जाती है। सैन्य कार्रवाई होने के बावजूद वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो भी लोग हैं वो उसका विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद वहां पे लोगों को दबाया जाता है, उनका दमन किया जाता है। बहुत भारी संख्या में जो वहां की जो जनता होती है उसको मारा जाता है। इसके बाद वहां पे एक जो बौद्ध धार्मिक नेता होते हैं, बौद्ध धर्म के धार्मिक नेता दलाई लामा, वो इसका विरोध करते हैं और वो क्या करते हैं कि अंततः आपका तिब्बत को छोड़ देते हैं। और वो तिब्बत को छोड़कर क्या करते हैं कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में आते हैं और भारत से शरण मांगते हैं। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि उनको शरण यानी असाइलम देते हैं और धर्मशाला में उनको और उनके अनुयायियों को बसाया जाता है। वहां पे उनकी जो है एक्साइल गवर्नमेंट यानी निर्वाचित सरकार बनाई जाती है। इससे जो है चाइना के जो संबंध है भारत के साथ खटास में आने लगते हैं। चाइना कहता है कि भारत जो है वो चाइना के आंतरिक मामलों यानी इंटरनल मैटर्स में कहीं ना कहीं जो है इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, तो ये मेन रीजन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सीधे हम आंसर लगा देते हैं बी, यानी दलाई लामा द्वारा भारत में शरण मांगना जो है वो घटना का संबंधों को बिगड़ जाने का मेन रीजन माना जाता है। यहां से फिर कहानी स्टार्ट होती है, कहानी फिर आगे बढ़ती है। आगे की कहानी अगर मैंने अभी आपको बता दी तो आपको अगले जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे रोकते हैं कहानी को, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है आपका 3, इंडिया रिफ्यूज टू साइन द न्यूक्लियर, जो आपकी एनपीटी है, यानी जो इंडिया है वो एनपीटी पर जो है साइन करने से इनकार कर देता है। तो अभी बातें हुई हैं, तो स्टेटमेंट आपका जो है बिल्कुल सही है। और रीजन में कहा गया है कि इंडिया बिलीव दैट द एनपीटी वाज डिस्क्रिमिनेटरी एज इट अलाउड ओनली 5 कंट्रीज टू पॉसेस न्यूक्लियर वेपन्स व्हाइल रेस्ट्रिक्टिंग अदर्स। यानी भारत का मानना था कि एनपीटी भेदभावपूर्ण था क्योंकि यह केवल 5 देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देता था, जबकि पूरी दुनिया पर यह प्रतिबंध लगाता है, जो कि एक भेदभावपूर्ण नीति है। यह बात बिल्कुल सही है, यानी जो आपका रीजन आर है वो सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आपका असर्शन ए यानी स्टेटमेंट जो आपकी दी गई है उसका जो है सही से ये क्या करता है, व्याख्या करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, क्योंकि दोनों बातें सत्य हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका ए का। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका आंसर यहां पे सही हुआ है। अब हम ले लेते हैं आंसर हुआ ए। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम ले लेते हैं 4, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए, जो शिमला समझौता है आपका वो भारत और पाकिस्तान के बीच होता है 1972 में। उसमें जो है दोनों देशों की तरफ से जो है शांति बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सीधे पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है एस्टेब्लिश ए न्यू बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नया बॉर्डर यानी सीमा को एस्टेब्लिश इसके इस संधि के बाद किया गया था। ऐसा नहीं था। 1948 में वॉर होती है भारत और पाकिस्तान की, और उस वॉर में होता क्या है कि एक जो है युद्ध विराम हो जाता है। इसमें यूनाइटेड नेशन भी इंटरवेंशन कर देता है। जो युद्ध विराम वाली जो लाइन होती है उसको एक जो है अस्थायी लाइन मारकर उसको लाइन ऑफ कंट्रोल LOC नाम दे दिया जाता है। ठीक है,
वही स्थिति आज तक बनी हुई है, न हम उधर गए हैं न ही वो इधर आए हैं, और जब तक डिस्प्यूट नहीं हो जाता, ऐसे ही डिस्प्यूट सोल्व नहीं हो जाता, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा है कन्वर्ट द लाइन ऑफ कंट्रोल इनटू एन इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो ऐसा नहीं है कि जो एलओसी है, मैंने कहा कि ये अस्थायी सीमा रेखा एक तरीके की मानी जाती है। जम्मू कश्मीर में जो इंडियन को सॉरी जो आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो उसको कहते हैं कि तो फ्री कश्मीर है, यानी ये जो है स्वतंत्र कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर कह देते हैं, को आजाद कश्मीर कह देते हैं उनकी अपनी भाषा में। एक कश्मीर जो है हमारा, जो हमारा अटूट अंग है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, भारत का अंग है। वहीं पाकिस्तान जो है, जो इंडिया की तरफ कश्मीर है, उसको आईओके कहता है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, या उर्दू में वो मकबूजा कश्मीर कह देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर हमने नहीं माना है दोनों लाइन को, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल गलत है। अलो इंटरवेंशन बाय द यूनाइटेड नेशन, क्या 1972 के जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, अभी हम यहाँ पे 1972 के शिमला एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, क्या उसमें जो है संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप की अनुमति दी थी? तो ऐसा नहीं है, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। लेकिन दोनों देशों ने बैठ के, जब 1972 की बात आती है, जंग हो जाती है, शिमला एग्रीमेंट होता है, तो मेंटेन पीस एंड रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बायलैटरली, यानी यहाँ पे देखा जाए शांति बनाए रखना और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने का प्रयास इसमें किया गया था। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5th। What was the main strategic reason for India conducting nuclear test in 1998? 1998 के भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है टू ज्वाइन एनपीटी, यानी भारत क्या है कि एनपीटी को ज्वाइन करना चाहता था। नहीं, भारत तो आज भी एनपीटी को ज्वाइन नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है इसका, सॉरी, पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। चलिए अभी हम जो है इसका नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, बी, टू काउंटर बैलेंस चाइना एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। चीन और पाकिस्तान जो है परमाणु क्षमताओं का प्रतिकार करना, क्योंकि चीन और जो आपका पाकिस्तान है, वो चाइना तो खुल के जो है न्यूक्लियर जो है टेस्ट कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान जो है बस वेट कर रहा था कि कैसे जो है भारत अपना परमाणु परीक्षण करे। तो 1998 में जाकर परमाणु परीक्षण होता है। तो ये अंदर खाने बात चल ही रही थी कि जो है पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं जो है अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट बनाने में लगा हुआ है। तो दोनों को काउंटर करने के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से हमने क्या किया था कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। तो इसलिए बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वही है असर्शन और रीजन वाला, यानी कथन और कारण वाला जो है आपको दिया गया है। इसमें द इंडो सोवियत टेरिटरी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप वाज साइंड इन 1971। ठीक है, अब तो पहला जो कथन है कि भारत और सोवियत शांति और मैत्री संधि पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे, ये कहानी बिल्कुल सही है। क्योंकि ये इसके पीछे की जो कहानी है, कहानी ये है कि भारत और बांग्लादेश, जिसको हम पहले ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान जो है आपका आज का जो बांग्लादेश है, और उधर वाला जो है आपका वेस्ट पाकिस्तान जो आज का एक्चुअल पाकिस्तान है। ठीक है, खैर एक्चुअल तो आज भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि वो एक्चुअल पाकिस्तान है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो वेस्ट पाकिस्तान था, वो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज और वहां पे जीनोसाइड वगैरह हुए, जिसके कारण बहुत सारी संख्या में जो बंगाली लोग थे वो भारत में बांग्लादेश के माध्यम से अलग अलग जगह, सॉरी बंगाल के माध्यम से, जो हमारा पश्चिम बंगाल है, एंट्री कर जाते हैं। इससे क्या होता है कि भारत के ऊपर जो है बहुत ज्यादा शरणार्थियों का बोझ होता है। गरीब देश होता है उस टाइम पे 1971 में, तो इतना बोझ कैसे झेले। तो इन शॉर्ट हम बात यहाँ पे ये करेंगे कि भारत में उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी वो मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी हुआ करती थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बिना पहल किए जगह जगह जो है वो मदद मांगनी स्टार्ट की थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि रसिया के साथ जो है ये समझौता किया, ताकि जो है किसी ना किसी तरीके से शक्ति संतुलन बनाए रखें। ठीक है, जिसको हम पावर बैलेंस कहते हैं। क्योंकि उस टाइम के बड़े कंट्री जैसे अमेरिका, वो पाकिस्तान के साथ था, और उसी जगह जो था अमेरिका के साथ फ्रांस वगैरह जो ये कंट्रीज थे, उनकी आपस में संधि थी। तो इसलिए भारत जो है वो सामने लड़ने की क्षमता में नहीं था, लेकिन अकेले पाकिस्तान से जो है भारत लड़ सकता था। और उसमें क्या किया गया कि रसिया था, उसके साथ हमने जो है ये मैत्रीपूर्ण संधि स्थापित की। ये संधि जो है प्योर जो है आपकी
बायलैटरल थी। तो पहला जो है ये बिल्कुल सही है, रीजन इसका पढ़ लेते हैं। इंडिया नीडेड सोवियत सपोर्ट टू काउंटर द ग्रोइंग यूएस पाकिस्तान चाइना अलायंस, ये बिल्कुल सही है। अमेरिका पाकिस्तान चीन जो गठबंधन बन रहा था उसको काउंटर करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए सोवियत समर्थन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, इसलिए हमने ये जो है ट्रीटी को जो है साइन किया था। और इसलिए आर जो है ए वाला जो असर्शन है उसकी सही व्याख्या, सही एक्सप्लेनेशन करता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर फॉरेन पॉलिसी चैलेंज फॉर इंडिया आफ्टर द कोल्ड वॉर एंडेड। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विदेश नीति की चुनौती थी। अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको समझाता हूं। कहानी है कि जब तक आपका कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध में डायरेक्ट कोई युद्ध नहीं था। शीत युद्ध में युद्ध था विचारधाराओं का। दो बड़ी विचारधारा, एक कैपिटलिस्ट स्टेट बनाना चाहते थे और एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट स्टेट बनाना चाहते थे। जो लोग कम्युनिस्ट स्टेट बनाना चाहते थे उनको समर्थन था रूस का, यानी रशिया में का जो था वो कम्युनिज्म फैलाना चाहता था, और जो लोग कैपिटलिस्ट स्टेट को जो है समर्थन करना चाहते थे उनको समर्थन था अमेरिका का। पूरी दुनिया जो है वो बाइपोलर हो जाती है, कुछ लोग जो है वो अमेरिका के पास चले जाते हैं, कुछ लोग रशिया के पास चले जाते हैं। लोग नहीं कहेंगे यहाँ पे, देश मतलब, ठीक है। लेकिन हमारी जो पॉलिसी थी वो NAM यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली थी, गुटनिरपेक्ष जो है हमने आंदोलन चलाया था। तो एकदम से क्या हुआ कि शीत युद्ध तो खत्म हो गया था, रसिया का विघटन हुआ, अब भारत में एक ही पोलर बचा जिसका नाम था USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब भारत को क्या था कि अपनी नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, और इसलिए उसको क्या था कि प्रमुख विदेश नीति की चुनौती कौन कौन सी आती हैं वो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है स्ट्रेंथनिंग टाइज विद द सोवियत यूनियन, यानी सोवियत संघ के साथ संबंधों को मजबूत करना, अमेरिका के प्रभुत्व वाले एक ध्रुवीय विश्व के साथ संबंधों का प्रबंधन करना, विदेशी सहायता पर निर्भरता बढ़ाना, या गुटनिरपेक्ष आंदोलन को पुनर्जीवित करना। अगर हम गुट देखिए, जब दुनिया ही एक पोलर हो जाती है तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसका कोई अर्थ नहीं बचता है कि गुटनिरपेक्ष हम किसके लिए रहे। ठीक है, जब दुनिया ही एक ध्रुव है जिसका नाम अमेरिका है, पूरी दुनिया अमेरिका के जो अधीन आ जाती है, और जो दूसरा जो पोलर था सोवियत यूनियन वो टूट जाता है, 15 हिस्से इसको डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड, क्या हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता थी, तो ये कोई सॉल्यूशन था नहीं। तो हमने क्या किया कि हमने जो है अपने जो रिलेशन है, अब एक पोलर के नीचे जो कंट्री है उनके साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया 1991 के बाद, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई, भारत में FDI आना स्टार्ट हुआ, भारत को जो है लिबरलाइजेशन की पॉलिसी पर चालू होना पड़ा, और भारत ने भी जो है अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करके अब वो उस हर देश के साथ संबंध सुधारना चाहता था जिससे भारत को फायदा होने वाला था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका B इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि अमेरिका के प्रभुत्व वाली एक ध्रुवीय दुनिया के साथ संबंधों का प्रबंधन करना भारत का जो है वो मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं जो है प्रबंधन सभी के साथ करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। असर्शन और रीजन इसमें फिर दिए गए हैं। द 1962 साइनो इंडिया वार एक्सपोज्ड वीकनेस इन इंडियाज मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो 1962 के चीन भारत युद्ध ने भारत की सैन्य तैयारियों की कमजोरियों को उजागर कर दिया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि पहला जो है 1948 के बाद देखा जाए, एक बहुत लंबे टाइम के बाद हम एक युद्ध लड़ते हैं 1962 में चाइना के बाद, तो उससे ये तो हमें पता लग जाता है कि हमें जो मिलिटरी प्रिपेयर्डनेस है वो बिल्कुल वीक है, यानी हमारी जो सैन्य तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि वो हम युद्ध हार गए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम देख लेते हैं कि रीजन क्या था इसके पीछे। इंडिया हैड ए वेल इक्विप्ड आर्मी बट लैक्ड स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस ऑन चाइनीज मूवमेंट्स, यानी भारत के पास अच्छी तरह से सुसज्जित सेना थी लेकिन चीनी गतिविधियों के बारे में रणनीतिक खुफिया जानकारी का अभाव था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि भारत के पास जो है वो खुफिया जानकारियों का अभाव था। भारत को चाइना की ट्रुप्स जब वहां से चली तभी भारत को पूरे संकेत थे कि ये हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, और हमारी कोई मजबूत जो है सैन्य तैयारियां नहीं थी, इसलिए आर स्टेटमेंट जो है बिल्कुल रोंग हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? ए आपका बिल्कुल सही है, आर गलत है, और कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ऊपर वाले का, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आंसर मेरे हिसाब से इसका बिल्कुल सही है, सी ए सत्य है और आर
असत्य है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको टैकल करने हैं सीयूईटी में। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ेंगे, फैक्ट ओरिएंटेड आपसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पूरी पॉलिटिकल साइंस का पूरा अपना कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस आपको क्वेश्चन वहां पे करने होते हैं। तो सभी से जो है मैं फिर से बताऊंगा या कहूंगा कि आप जो है पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके ही एग्जामिनेशन में बैठे, क्वेश्चंस आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ द इंडो पाक वार ऑफ 1965 ऑन इंडियाज इकोनॉमी, यानी 1965 के भारत पाक युद्ध की भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब 1962 में तो हमने लड़ा ही था। ठीक, अब आप जो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की कहानी जो है इस सेशन से लगभग 50% जो कहानी रही है, मैं लिख के देता हूं, 50% कहानी जो है भारत की आप जान जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे क्या है। 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ। ठीक है, और हम उसमें हार गए। 65 में फिर से लड़ाई आ जाती है, किसकी तरफ से, पड़ोसी पाकिस्तान। ठीक है, जिससे कभी भी लड़ाई आ सकती है अभी भी। ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज मिलिटरी स्पेंडिंग, सैन्य खर्च में वृद्धि के कारण तीव्र आर्थिक विकास हुआ। तो 65 का जब हमने युद्ध लड़ा, सैन्य खर्च हुआ, क्या उससे तीव्र आर्थिक विकास होता है? तो स्टेटमेंट ही गलत है। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो मैंने बताया कि 91 के बाद जब दुनिया एक ध्रुव में बट जाती है, दुनिया जो है आपकी एक सिंगल पोलर पे खड़ी हो जाती है, और सिंगल पोलर का हेड जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है। तो जब उसके बाद जो है हम अपने फॉरेन रिलेशन को दोबारा से मैनेज करते हैं, भारत में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आती है, और जो है उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन एड या एफडीआई जो भी कहें, यानी विदेशी जो निवेश आता है आपका, वो तब आता है। तो ये आता है, और सार्क का तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ ही नहीं था, ये तो बहुत बाद में हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों हो जाते हैं। लेकिन डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक स्ट्रेन, क्योंकि हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे विश्वास करते थे, पूरा इकोनॉमी भारत का वो एग्रीकल्चर सेक्टर से चलता था। तो इसलिए क्या है कि कृषि उत्पादन में कमी और आर्थिक तनाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक स्ट्रेन देखने को उस टाइम पे मिलता है जब 1965 का हम युद्ध लड़ते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि भारत में एक तरीके से देखा जाए, उससे पहले ही हमारे पास जब 1965 का युद्ध हुआ, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। और लाल बहादुर शास्त्री ने जो है अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऑफिस में जो है फसल उगाई थी गेहूं की। कहा था कि ज्यादा से ज्यादा किसान जो है गेहूं की फसल उगाएं, क्योंकि भारत में फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा है। और उसके ऊपर से युद्ध हुआ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को यहाँ पे मिलती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। व्हाट वाज द मेजर शिफ्ट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आफ्टर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ 1991? 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत की विदेश नीति में प्रमुख बदलाव क्या था, ये आपको बताना है। क्योंकि मैंने लिबरलाइजेशन की मैं बात बार बार कर रहा हूं कि एक फेज 1947 से 1971 तक का चलता है। उसके बाद 1971 तक हम एक साधारण से आसान से मुल्क होते हैं, जिसका जो है किसी भी सैन्य सहायता लेना है किसी से, क्योंकि एनएएम को हम फॉलो करते हैं। लेकिन 1971 में जब जो है भारत और रशिया का जो है गठबंधन हो जाता है, मैत्रीपूर्ण संधि हो जाती है, तो फिर हम अपनी जो है पावर बैलेंसिंग मोड में आ जाते हैं। और 91 में जब शीत युद्ध जो है शीत युद्ध जो है आपका बंद हो जाता है, दुनिया जो है सिंगल पोलर हो जाती है आपकी, तो फिर एक फेज, तीसरा फेज चलता है। तो ऐसे आपको याद रखना है, तीसरा फेज जिसमें लिबरलाइजेशन, एफडीआई, ये सारी चीजें जो है आती हैं। ठीक है, तो उसके ये बताना है कि भारत में जब आर्थिक उदारीकरण आता है, उसके बाद भारत की विदेश नीति का प्रमुख बदलाव क्या था। अब हमें बदलाव करना है। रिड्यूस्ड फोकस्ड ऑन ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण पर कम ध्यान, ऐसा नहीं है वैश्वीकरण पर ही ध्यान करना था। ठीक है, आर्थिक कूटनीतिक और विदेशी व्यापार को मजबूत करना, बी है। तो ये जो है आंसर आपका बी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें क्या करना था कि अब हमें आर्थिक कूटनीति और विदेश व्यापार को मजबूत करना था, ताकि हम अपने आप को स्ट्रेंथन दे पाए। ये जो तीसरा जो स्टेटमेंट है, आर्थिक संबंधों पर सैन्य गठबंधनों को प्राथमिकता देना नहीं, ये 1971 से लेकर 91 तक का जो टाइप होता है, वहां पे हम जो है अपने सैन्य जो व्यवस्था है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि 91 के बाद भी जो हम अपनी मिलिट्री कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान जो है हम अपनी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथन है उस पर ध्यान देते हैं। कैसे कि हम जो है अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन यानी मजबूत कर पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइसोलेशन ये होगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर बी, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन ए रीजन आर। फिर से आपको इसका जो है आंसर देना है। तो इसमें हम बात करते हैं
इंडिया फॉलोड ए नॉन अलाइंड पॉलिसी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, यानी भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऐसा नहीं है कि भारत ने जो है गुटनिरपेक्ष नीति का पालन ना किया हो। आज भी भारत जो है कभी विवाद होता है, कहीं जो है पेंच फंसता है भारत का, तो भारत आराम से कह देता है कि ठीक है, हम भैया जो है स्टार्टिंग से ही एनएएम को मानते हैं और हम जो है किसी के साथ खड़े नहीं होते। जैसे पैलेस्टाइन इजराइल वाला हो जाता है या कोई और डिस्प्यूट हो जाता है, यूक्रेन और जो है रसिया का वॉर चल रहा है, तो भारत ऐसे हाथ खड़ा कर देता है कि हम एनएएम को मानते हैं, ठीक है, और हम जो है युद्ध, किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं, किसी भी देश का, किसी छोटे देश या किसी कमजोर देश के ऊपर के अग्रेशन का समर्थन नहीं करते हैं। तो ये एक टूल भी है भारत के लिए एनएएम वाला, तो ठीक है कि इसको बंद नहीं किया हमने। इंडिया वांटेड टू मेंटेन सॉवरेनिटी इन इट्स फॉरेन रिलेशन एंड अवॉइड बीइंग ए पार्ट ऑफ मिलिटरी अलायंस, यानी भारत अपने विदेशी संबंधों में संप्रभुता बनाए रखना चाहता है और सैन्य गठबंधनों के हिस्सा बनना नहीं चाहता है, ठीक है, तो उससे हमेशा बचना चाहता है। तो आर ए का जो है वो सही व्याख्या करता है, तो ए और आर इज ट्रू बट आर इज, एक सेकेंड, ए आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी, हाँ, तो इसका ये सही एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर क्या होगा? ए आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। क्वेश्चंस आपके तभी होंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है मेरी क्लास लेनी है, मैं वहां पे पॉलिटिकल साइंस डोमेन पढ़ाता हूं, ठीक है। जैसे ही आप ऐप से जाएंगे, ऐप पे आपको जो है मिलेंगे, वहां से आप पढ़ें तो सारे ये कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको क्लियर करके दूंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं हम। Why did India sign the Indo-Soviet Treaty of Peace and Friendship in 1971? भारत ने 1971 में भारत सोवियत शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर क्यों किए थे? तो इसका आंसर मैं पहले भी एक क्वेश्चन में जो है अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। हमारा मेन उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो मेन उद्देश्य था हमारा कि भारत बढ़ते अमेरिका, पाकिस्तान, चीन गठबंधन का मुकाबला करना चाहता था। इसलिए हमने क्या था कि 1971 में जो है साइन किए थे, क्योंकि हमारा जो पावर बैलेंस है, जो शक्ति संतुलन है, वो कमजोर हो रहा था, ठीक है, क्योंकि उधर जो है एक ग्रुप बन रहा था, अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त था, पाकिस्तान चाइना का दोस्त था। हालांकि आज अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आज भी चाइना का दोस्त है, ठीक है। तो ऐसे ही ये कहानी चलती है। जैसे स्कूल में जो है आपके, जब आप स्कूल में होते हैं, ठीक है, तो ये चलते हैं कि वो है सोनू जो है मोनू का दोस्त है, अनुज को जो है उसके साथ नहीं लगना चाहिए। तो ये कहानी देशों में भी आपस में चलती है, ऐसे आप आईआर को ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। ड्यूरिंग विच वार डिड इंडिया लॉन्च ऑपरेशन मेघदूत टू सिक्योर ए स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंस ऑफ रीजन, यानी किस युद्ध के दौरान भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था? देखिए, मेघदूत की कहानी है कि 1984 में क्या था कि सियाचिन जो क्षेत्र है, ठीक है, उस पर कब्जा हो रहा था अलगाव जो है घुसपैठियों द्वारा, तो उसे हटाने के लिए जो है सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो है 1984 का जो सियाचिन संघर्ष हुआ था, उसके लिए ऑपरेशन मेघदूत जो है भारत सरकार ने शुरू किया था। सीधा इसका आंसर देना एक फैक्ट है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1984 का सियाचिन संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द पंचशील एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यानी भारत और चाइना के बीच एक पंचशील समझौता हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, ठीक है, तो उसके पीछे बताना है। तो इसमें क्या था कि मुख्य कारण क्या था? 1962 में चीन पर भारत का आक्रमण, या 1974 में भारत का परमाणु परीक्षण, या भारत की आर्थिक नीति, या दक्षिण एशिया में अमेरिका का हस्तक्षेप। ये दोनों तो आपके बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर है आपका ये, क्योंकि 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण किया गया था, ठीक है, तो इसलिए वो फेलियर हो चुका था। उससे पहले जो है पंचशील था। पंचशील तभी फेल माना जाता है जब चाइना भारत के ऊपर 1962 में आक्रमण कर देता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। सो गाइज, ये 15 क्वेश्चंस जो है मैं जो है आपके साथ शेयर करता हूं, और धीरे धीरे हम अपनी क्वेश्चंस की रेंज भी बढ़ाने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी जो है एस्पिरेंट सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आए, हमारी क्वेश्चन की सीरीज को ज्वाइन करें, और मैं गारंटी देता हूं कि कहीं ना कहीं जो है इसको आपसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जब मैं बनाता हूं, इस पर पूरा स्टडी करके, आपके पीवाईक्यूज को पढ़ के, आपके क्वेश्चंस का पूछने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें फॉलो करके जो है मैं इसको प्रिपेयर करता हूं, ठीक है। तो सो गाइज, आज के लिए जो है हम
बात करते हैं हमारा जो इंस्टीट्यूशन है गुरुकुल माइंड, इसका फिर से मैं बताता हूं कि हमारा एप्लीकेशन है, तो आप क्या करें कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसको अपने एंड्रॉयड और आईओएस फोन से इंस्टॉल करें और वहां पे जो है उस पे अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करें और जाके हमारी जो लाइव जो कोर्स है वो आपको दिखेगा। आप वहां पे अपनी सुविधा के अनुसार जो है हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको अगर परचेज करना है तो आप अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट भी परचेज कर सकते हैं या पूरा जीएटी का हमने अलग से कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। हमारे जो है आपके सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम नाम के पैक हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप जो है ये सारे कोर्सेज जो है परचेज कर सकते हैं। साथ ही हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको एक सिंगल सब्जेक्ट जीएटी में भी आपको परचेज करना है तो उसके लिए भी हमने जो है मात्र मामूली सी फीस रखी है, उसको लेकर भी आप जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें जो है फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ठीक है, इन पर हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप जो है हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा, अगर आप दिल्ली एनसीआर, ग्रेटर नोएडा या आसपास के क्षेत्रों से आते हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस आप जो है, हमारा एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा, यहाँ आकर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपको चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8880 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारे कंटेंट और हमारे जो भी हमारा लेक्चर्स वगैरह हैं या डेमो लेक्चर्स आपको देखने हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gurukulmind.com पर भी विजिट कर सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो क्लास है इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं मेरी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। और ठीक है, जो भी चीजें हैं, कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जो है वहां पे जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।